साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम वीडियोस में चर्चा करते हैं और डेली आपको लिंक्स बताते हैं कि देखिए किस तरह से देश विरोधी ताकतें आपस में लिंक्ड हैं। हमने कई बार आपको यह बताया है कि किस तरह से हमारे देश में कोई आंदोलन होता है, उस आंदोलन की आवाज़ को संसद में उठाया जाता है, फिर मीडिया के कुछ लोग उठाते हैं, फिर देश दुनिया के लोग उठाते हैं और हर बार गिने चुने वही लोग हैं जो घूम फिर करके हर चीज़ में देखने को मिलते हैं, चाहे आंदोलन के रूप में, चाहे एक्टिविस्ट के रूप में, चाहे एनजीओ चलाने वाले के रूप में, चाहे पत्रकार या जर्नलिस्ट के रूप में, या फिर किसी विदेशी संगठन के रूप में, किसी यूएन के किसी बॉडी में, या किसी देश में किसी आवाज़ के रूप में। हर बार वही नेक्सस समझ में आता है। अभी तक हमारे देश में कई लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि चीज़ें उतनी आसानी से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। जी हाँ, कांग्रेस ने फिर से एक ऐसे व्यक्ति को नवाजा है, एक ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार दिया है जो लगातार भारत की चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है, भारत के रिफॉर्म्स के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। जैसे भारत के हर रिफॉर्म के बारे में कोई ना कोई परेशानी रही है, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे सीएए का मामला हो, चाहे एफसीआरए का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे इंसान को कांग्रेस नवाजती है। आज आप खुद देख लीजिए, आप जानकर के हैरान होंगे कि कांग्रेस जिस पुरस्कार से इस लेडी को नवाज रही थी कल, उसी पुरस्कार से मोहम्मद यूनुस को भी नवाज चुकी है, जो भी बांग्लादेश का डिक्टेटर बन के बैठा हुआ है। इस पुरस्कार का नाम है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। जी हां, हर साल कांग्रेस इसे देती है और देखा यह गया है कि एक समय के बाद कांग्रेस ने यह पुरस्कार ऐसे लोगों को देना स्टार्ट कर दिया जो कांग्रेस के नैरेटिव को भारत में आगे बढ़ाते हैं, या कहें कि विश्व में जो गहरे लोग हैं, जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहा जाए तो वो जो गहरे लोग हैं वही कांग्रेस को चलाते हैं, वही कांग्रेस फिर आगे लोगों को प्रमोट करती है। ऐसा कई बार देखा गया है, मैंने कई वीडियोस में बताया है। वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स नाम का चैनल है, उस पर भी बताया है। आप कहेंगे कि साहब इतना ज्यादा आक्रामक होकर बोल रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया इस लेडी ने, ऐसी कौन सी आफत आ गई? आप ये पूछिए कि इस लेडी ने ऐसा क्या नहीं किया, और ये लेडी है कौन? ये लेडी कौन है, ये बात मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। अगर आप किसी को होम लोन दिलाना चाहते हैं या अपने लिए होम लोन लेना चाहते हैं तो आदित्य बिरला होम लोन ले सकते हैं, जो बड़े ही कम दामों पे आपको मिल जाता है। इसके इंटरेस्ट रेट 8.6% पर एनम से स्टार्ट होते हैं और इसमें भी कई स्कीम्स चलती हैं। अगर आप प्रगति होम लोन लेते हैं तो ये आपको 5 लाख रुपए से 1 करोड़ तक मिलता है, जिसे आप 30 साल तक आराम से चुका सकते हैं, और इसमें भी आपको 90% तक की प्रॉपर्टी वैल्यू पर मिल जाता है, अलग अलग प्रकार के कोलेट्रल को रख करके। ऐसे ही एक प्रगति प्लस भी है जिसमें आपको 1.5 करोड़ तक का होम लोन मिल जाता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% तक मिल जाएगा, और सैलरीड हैं तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% तक मिल जाएगा। इसी तरह की तमाम स्कीम्स इनके अंदर हैं। अगर आप इस तरह के किसी होम लोन को लेना चाहते हैं या किसी को दिलवाना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां जाकर के इस स्कीम को देख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं इस डोकरी को। यह डोकरी जो है मिशेल बैचलेट है। ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति रही है 2006 से 2010 तक, और फिर 2014 से 2018 तक। चिली, जैसा कि आप जानते हैं, एक देश है। ये देखिए, ये एक मिर्च जैसा देश है। यहाँ की राष्ट्रपति रही है। उसके बाद जब इसने ये पद छोड़ दिया तो 2018 से लेकर के 2022 तक ये UNHRC की कमिश्नर रही है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों से संबंधित मामलों की एक तरीके से अध्यक्ष रही है। इसी कालखंड में इसने हर वो कारनामा किया है जो भारत को किसी न किसी तरह से परेशान करता है। मसलन क्या क्या किया है देखिए। पहली बात तो ये जो मिशेल बैचलेट है, इसको पुरस्कार दिया गया, इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार दिया गया है, और इनको ये बोला गया है कि इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, इस तरह की बातें करके दिया गया है। एक टाइम था 2020 में जब इनका कहना यह था कि भारत को एफसीआरए रिव्यू करना चाहिए, ये अभी ठीक नहीं किया है सरकार ने। एफसीआरए वो व्यवस्था है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करती है। अगर किसी एनजीओ को बाहर से कोई पैसा मिल रहा है या कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए नियम कायदे कानून है, जिसमें सरकार समय समय पर बदलाव करती आई है। एक टाइम पर सरकार ने इनको इतना सख्त कर दिया था कि बाहर से आप 2 नंबर का पैसा या फालतू यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसा नहीं ले सकते। काफ़ी सख्त इसको बना दिया था, जिसको लेकर के इन्हें बड़ी दिक्कत थी कि ऐसा क्यों किया हुआ है। उसके बाद देखिए, इनको यूएपीए से दिक्कत थी
कि भारत में जो ये यूएपीए है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके ज़रिए लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसके ज़रिए लोगों को दबाया जा रहा है। यूएपीए जैसा कि आप जानते हैं, इसके ज़रिए भारत में आतंकियों को, या कहें कि जो देश विरोधी घटनाएं करने वाले जो लोग होते हैं उनको लटकाया जाता है, उनको पकड़ा जाता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये इस एक्ट के तहत अगर आप पे यूएपीए लग गया तो आपका बाहर आना बड़ा मुश्किल है जेल से। तो इनको इस बात से भी दिक्कत थी कि सरकार यूएपीए क्यों लगा रही है लोगों पे। मतलब यहाँ पे कोई पत्थर फेंके किसी पे, स्टोन पेल्टिंग करे, आर्मी के ऊपर हमला करे, कुछ भी करे वो करने दो, बट आपने उन पर यूएपीए लगा दिया तो आपने ऐसा क्यों कर दिया। यहाँ पे कोई कश्मीर के अगेंस्ट में नारे लगाए या कहे कि कश्मीर को आज़ाद कर दो, उसको दूसरा देश बना दो, इस तरह की बातें करे, या पाकिस्तान को दे दो, वो कर ले, लेकिन आपने यूएपीए लगा दिया तो ऐसा क्यों कर दिया। यहां पर कोई आपके नॉर्थ ईस्ट को काट करके भारत से अलग करने की बात करे तो वो सही है, लेकिन आपने यूएपीए लगा दिया तो क्यों कर दिया। इन सब चीजों से बड़ी दिक्कत है इन्हें। ठीक है, आगे देखिए। और मैं इनके कारनामे दिखाता हूं। इन्होंने बहुत कुछ किया है, इनके कारनामे अच्छे खासे हैं। इनको कश्मीर से बड़ी दिक्कत थी। जब भारत सरकार ने 370 में बदलाव किया था तो उस बात को लेकर के इनको बड़ी आपत्ति थी कि कश्मीर के लोगों के राइट्स को कुचला जा रहा है। दूसरा, इनको इस बात से दिक्कत थी कि जब 370 हटाई गई थी तो कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया था। तो इनका यह भी कहना था कि हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उनकी स्वतंत्रता का क्या। आपको पता है किस तरह से कश्मीर को कुछ दिन तक एक तरीके से लॉकडाउन जैसी स्थिति में रखा गया था, यानी चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं थी, उससे भी इनको दिक्कत थी। आप ये भी जानते हैं कि कुछ दिन तक वहाँ पर इंटरनेट नहीं चला था, उससे भी इनको दिक्कत थी। बार बार अलग अलग मंचों से इन्होंने कश्मीर के उस मुद्दे को दुनिया में उठाया था। कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का एक संगठन है इस्लामिक देशों का, वहाँ जाकर के इस मुद्दे को उठा रही हैं, कभी यूएन में इस मुद्दे को उठा रही हैं, कभी कहीं जाकर के इस मुद्दे को उठा रही हैं। मतलब समय समय पर कश्मीर को ये उठाती रही हैं। और आप जान लीजिए कि इन्होंने हर वो बात करी है कश्मीर के बारे में जो यहाँ पर कांग्रेस करती है। इनके सुर कांग्रेस के सुर बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। देखो, वही जो बता रहा था, पीपल ऑफ कश्मीर के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है और उनके डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस तरह की इन्होंने बातें करी हैं। और 370 पर इन्होंने बात कही है। ठीक है जी, जो मैंने आपको बताया वो सब बातें हैं। इसके अलावा इनकी और मैं आपको, जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी इन्होंने कहा कि कश्मीरीज आर अंडर अटैक। कश्मीरीज अटैक में हैं। पुलवामा अटैक हुआ है उससे कश्मीरीज अटैक में हैं, यानी कश्मीरियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। ठीक है, आगे देखिए। जब हमारे देश में कश्मीर की जब ये बात चल रही थी उसको उन्होंने ओआईसी में उठाया, उसके बाद इन्होंने मुस्लिम नॉन मुस्लिम करना स्टार्ट कर दिया कि भारत में जो मुस्लिम हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है, वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। और जैसे हमारे देश में धीरे धीरे आपने देखा होगा कि ये बात स्टार्ट हो गई थी कि सीए जैसा कुछ लेकर के आएंगे, तो फिर उन्होंने सीए का भी विरोध किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रुकिए, देखिए यूएपीए का हो गया, ये सीए का दिखाता हूँ। एफसीआरए पे ये बोल चुकी हैं। सीए पे ये क्या कह रही हैं? सीए पे इनका कहना ये है कि भारत में धार्मिकता के आधार पर एक डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है। अब धर्म देख करके सिटीजनशिप दी जा रही है। ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जो यहां पर माइनॉरिटीज हैं, अर्थात मुसलमान। जबकि आप जानते हैं कि हमारे देश में किसी भी मुसलमान की नागरिकता छीनी नहीं जा रही थी। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज थे उनको नागरिकता दी जा रही थी, वो भी एक कालखंड तक आ गए थे तभी दी जा रही थी। और ये भी तब दी जा रही थी जब संविधान में इसका प्रावधान उसी वक्त कर दिया गया था, जब संविधान बना था कि भाई पाकिस्तान अगर वहां के माइनॉरिटीज का रक्षा नहीं कर पाया तो हम उन्हें वापस ले लेंगे। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाया था। लेकिन इनको बहुत दिक्कत थी, जैसे कांग्रेस को थी। कांग्रेस ने पूरा एक नैरेटिव चलाया था कि सीए से मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। एक साल तक शाहीन बाग में किस तरह से नाटक चला था वो भी आप जानते हैं, झूठ के बेसिस पर। तो इसको लेकर के इन्होंने बड़ा सा बवाल क्रिएट किया था, इन्होंने, मिशेल ने। ठीक है, अब इनकी एक दोहरापन मैं आपको बताता हूँ मिशेल का। ये जो डोकरी है ये चिली की प्रेसिडेंट रही है। चिली में जो नागरिकता का कानून है वो इतना सख्त है कि जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का सीए और भारत की नागरिकता कानून तो कुछ भी नहीं है जिसका विरोध कर रही है। चिली में नागरिकता उसी को दी जाती है जो चिली में पैदा होता है, प्लस ये देखा जाता है कि वो वहां के मॉरल नॉर्म्स को, मॉरल ग्राउंड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इनके कालखंड में और वैसे भी चिली में जो व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को अच्छे से फॉलो करता है उसी को नागरिकता दी जाती है। अच्छा, ये अपने आप को बताती हैं कि मैं ईश्वर में नहीं मानती, नास्तिक हूं।
ठीक है, लेकिन जब इनका और अध्ययन किया गया तो पाया गया कि ये कैथोलिक हैं, कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, यानी वही जो सोनिया गांधी है, अर्थात एंटोनियो माइनो है। सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो है। ये भी मैच कर रहा है इनका, आप देख रहे हैं। तो आप अपने देश में नहीं देख रहे कि क्या कर रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा कौन सा आपका मकसद है जो फुलफिल हो रहा है? आपका वो मकसद फुलफिल हो रहा है जो आपको कुछ गहरे लोगों द्वारा बताया जा रहा है। वो आप जैसे कई लोगों को बता रहे हैं और आप जैसे लोग फिर अलग अलग देश की सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को बता रहे हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए ये सब काम कर रही हैं। कांग्रेस आज जस्टिफाई कर दे कि इनको क्यों अवार्ड दिया गया, चलो बताओ। सिर्फ इसलिए कि इसने एनआरसी, सीएए, यूएपीए, एफसीआरए, 370 इन सब का विरोध किया है। क्या आपको नहीं लगता कि इन सबसे देश की जो है सुरक्षा बढ़ रही है? देश पहले ज्यादा सुरक्षित था या अब ज्यादा सुरक्षित है? कौन सा इससे इनका हित सध रहा है? इस पर जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं ये लोग? सवाल उठता है। आगे देखिए, इन्होंने एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। जॉर्ज सोरोस, ठीक है जी, जानते ही हैं आप, वो व्यक्ति जिसने ये कहा है कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स को हटाने के लिए मैं $1 बिलियन का फंड रेस कर रहा हूं और शुरुआत करूंगा नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को हटाने से। ये उसने खुद बोला है। मैंने तमाम वीडियोस में इसका जिक्र किया है। वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर जो हमारा चैनल है उस पर वीडियोस तमाम पड़े, 1 साल पुराने वीडियो जितने भी। डीप स्टेट का सरगना है बहुत बड़ा, जो बार बार मैं घरेरे लोग बात कर रहा हूं, ये उन्हीं का एक सरगना है। इसको अवार्ड से नवाजा था मिशेल ने 2009 में, और अवार्ड क्या था? बर्नार्डो ओ हिगिंस ऑर्डर ऑफ मेरिट फ्रॉम यही बेस्टलेट, यानी कि चिली का एक बड़ा पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा पुरस्कार है। अब आप गणित लगा लीजिए, कि चीजें हो कैसे नहीं। अब मुझसे आप कहिएगा कि आप कांग्रेस के खिलाफ क्यों रहते हो, तो मैं बार बार स्पष्टीकरण नहीं दे पाऊंगा, सबूत आपके सामने हैं। अभी आपको और सबूत दिखाऊंगा, देखिएगा, ठीक है। आइए, 2024 का ये जो अवार्ड था इसको दे दिया गया है मिशेल को। 2023 का जो अवार्ड दिया गया था ये 2 लोगों को दिया गया था, डैनियल बेरेनबोइम और ये अली अवाद, इसका नाम शायद अली अवाद, एक मिनट मुझे देख लें, अली अबू अवाद, इन दोनों को दिया गया था। ये दोनों ही, इनमें से एक क्लासिकल पियानिस्ट है, ठीक है, पियानो बजाता है, और दूसरा एक सोशल रिफॉर्मर है। ये दोनों ही सोशल रिफॉर्म्स कहां ला रहे हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। पहले वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया अर्थात इसमें, यहां पर ला रहे हैं सोशल रिफॉर्म्स। इसमें और जूम कर दूं तो यहां ला रहे हैं, इसमें भी और जूम कर दूं तो इसमें कर नहीं पाऊंगा, बस समझ लीजिए फिलिस्तीन में ला रहे हैं। ये दोनों वो लोग हैं जो फिलिस्तीनी लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, ठीक है जी। दिखा देता हूं, कुछ लोग कहेंगे आप ऐसे ही बोल रहे हो, ये देख लीजिए। एमिनेंट पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट, जो फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, इजराइल के लिए आवाज उठा रहा है, इजराइल के लिए कोई आवाज नहीं उठाई है इसने, ठीक है। इन दोनों ही लोगों ने पियानिस्ट के नाम पर फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाई है जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अब आप समझ गए कि प्रियंका गांधी वो जो बैग टांग के लाती है फिलिस्तीन वाला, वो क्यों आ रहा है, क्यों इन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप ही बताइएगा, ठीक है फिलिस्तीन में तुम आवाज उठा रहे लोगों की, पहली बात तो फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी लोगों का कोई रोल नहीं है, हमास का रोल है, और मर रहे हैं, हमास के लोग मर रहे हैं, तो तुम उनकी बारे में क्यों नहीं बोल रहे? मैंने सॉरी, आप उनकी आवाज उठा रहे हो, उसका मतलब वो हमला कर रहे हैं, इसके बारे में तो आप बात ही नहीं कर रहे। दूसरा, मरे लोग इजराइल में भी थे, उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा, पहला हमला तो हमास ने किया था। चलिए छोड़िए इस बात, फिलिस्तीन और हमास की और इजराइल की मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, छोड़ो। लोग तो बलूचिस्तान में ही मर रहे हैं, वहां की तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। लोग तो जिंगजियांग में मर रहे हैं, उइगुर मुसलमान, चाइना लगातार उनको साफ कर रहा है, वहां तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। दुनिया में और कहीं लोग ही नहीं मर रहे, या नाइंसाफी नहीं हो रही और कहीं भी। यूक्रेन में मर रहे हैं, रशिया में मर रहे हैं, वहां तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। एकमात्र फिलिस्तीन के लिए इतनी चिंता क्यों है, हैरानी की बात है। आप खुद देख लीजिए इस चीज को। भाई आप अगर ये कहें कि हम फिलिस्तीन के लिए इसलिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि नाइंसाफी हो रही है, चलो मैंने मान ली, तो क्या नाइंसाफी सिर्फ फिलिस्तीन में ही हो रही है और कहीं नहीं हो रही दुनिया में? या तो फिर वहां की भी आवाज उठाओ।
चलो दूसरी बात पर करता हूं, आप कहो कि साहब वो मुसलमान हैं इसलिए आवाज उठा रहे हैं, तो मुसलमान तो बलोच हैं, बलूचिस्तान वाले भी हैं, फिर उनके लिए क्यों नहीं उठा रहे? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स, ये होता है दुनिया में, और हम और आप लड़ते हैं धर्म और जाति के नाम पर। आगे देखिए, आइए और आइए, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का डिक्टेटर। हाँ, मैं उदाहरण देना भूल गया बांग्लादेश का। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ पिछले 1 साल से क्या हो रहा है, उसके लिए तो कोई आवाज नहीं उठा रहा, उसके लिए तो कोई जो है बड़े बड़े कैंपेन नहीं चलाए जा रहे। उसके लिए तो जैसे पहले कैंपेन चलाए गए थे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा रही थी, ऑल आइज ऑन रफा, ऐसे तो कभी किसी ने नहीं लगाया कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज। बताइए, अब ये मोहम्मद यूनुस जो आज बांग्लादेश में जो कुछ कर रहा है, इसे भी इंदिरा गांधी, ये मैं जूम कर दे रहा हूं, 1998 में इंदिरा गांधी प्राइज दिया गया था, देख लीजिए। और देखिए, ये जो मिशेल है, ये 2022 में चाइना गई थी, जिंगजियांग में भी गई थी, चीन, और 2022 तक लगभग ये कोरोना खत्म सा ही हो गया था। कोरोना का एक प्रकोप, एक साइड इफेक्ट बचा हुआ था, लेकिन मोरलेस खत्म सा हो रहा था। उस वक्त ये चाइना गई थी, चाइना जाकर के चाइना की बड़ाई कर रही थी, जिसके बाद इसका दुनिया में क्रिटिसिज्म हुआ, फिर एकदम से शांत पड़ गई और फिर नहीं गई। इसने एक ब्लंडर कर दिया था चाइना में जाके, और दुनिया में क्रिटिसिज्म होते ही शांत पड़ गई। दुनिया से मेरा मतलब है वेस्टर्न कंट्रीज, जहां की ये एजेंट है। ठीक है जी। अब आपको एक लिंक मैं बताता हूं। इन जैसे लोगों का जब तक ये पद पे रहते हैं तब तक ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए काम करते हैं, जब पद से हट जाते हैं तब ये दोनों के लिए काम करते हैं, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, कुछ चाइना जैसे देशों के लिए। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर चाइना का भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब हित, फायदा उठाना, तो चाइना का भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज द राइट वर्ड, चाइना के भी इंटरेस्ट हैं, और कई ऐसे देश हैं जहां पर यूएस के भी इंटरेस्ट है। जैसे पाकिस्तान को ले लीजिए, एक टाइम ऐसा आता है जब पाकिस्तान चाइना की तरफ टिल्ट हो जाता है, चाइना के साथ अच्छे संबंध बन जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब यूएस की तरफ टिल्ट हो जाता है। ऐसे ही आप म्यांमार की साइड भी देख सकते हैं, दुनिया के तमाम जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे ही कुछ लोग भी होते हैं जिनको जब फंडिंग रेगुलेट करनी होती है तो वो चाइना जैसे देशों का सहारा लेते हैं, और जब प्रोपेगेंडा चलाने होते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे देशों का भी सहारा लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी फंडिंग और प्रोपेगेंडा सब वेस्टर्न कंट्रीज से ही हो रहा होता है। वेस्टर्न कंट्रीज जानते हुए भी कि ये चाइना के साथ फंडिंग के मामले में जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को होने देते हैं, क्योंकि जब उनको ये पता हो रहा है, जैसे मान लो यूएस को ये पता है कि ये लेडी अभी चाइना के साथ मिलकर ऐसा प्रोपेगेंडा चला रही है जिससे भारत को कमजोर किया जा सकता है अंदर ही अंदर, तो यूएस उसे होने देगा, क्योंकि उसमें यूएस का भी फायदा है। इस तरह से ये सब के सब जो बड़े बड़े देश हैं आपस में अंडरस्टैंडिंग करके दुनिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। तो इसलिए कभी कभी ऐसे लोग आपको चाइना से भी जुड़ते हुए दिखाई देंगे, और कई बार यूएस से भी जुड़ते हुए दिखाई देंगे। 2008 में कांग्रेस ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। इसके बाकायदा पुख्ता फोटो वगैरह सब कुछ है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि उस डॉक्यूमेंट में था क्या। ऐसी कौन सी सहमति है जो कांग्रेस में और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बनी है, जो अभी तक उजागर नहीं हो पाई है। तो हो सकता है आप इस बात से कंफ्यूज हो जाएं कि कभी तो आप कहते हो कांग्रेस चाइना के साथ मिली हुई है, कभी कहते हो कांग्रेस इन लोगों के इशारे पर काम कर रही है। कांग्रेस वही काम करती आई है जिससे कांग्रेस की सत्ता बनी रहे, और भारत में अगर कांग्रेस की सत्ता बनती है तो इससे चाइना को भी फायदा है, यूएस को भी फायदा है, यूरोप को भी फायदा है, क्योंकि फिर भारत इन लोगों के अनुसार चलेगा। अभी भारत जो हेकड़ी दिखा रहा है कि जयशंकर साहब कहीं भी जाके हड़काए आते हैं, या अजीत डोभाल साहब अपने हिसाब से स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, या मोदी जी नहीं सुन रहे ट्रम्प की इस वक्त, उससे ना मिल रहे हैं ना उसको ज़्यादा भाव दे रहे हैं, तो जो भारत अभी अपना एक स्ट्रेचर बना रहा है, ये भारत तब नहीं करता था। तो भारत झुक जाता है, अच्छा ठीक है पाकिस्तान ने हमला कर दिया, चलो कोई बात नहीं। भारत को इस तरह से पेश किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। आप समझ रहे हैं बात को? तो भारत में कांग्रेस जैसी पार्टी सत्ता में रहे, ये बहुत फायदेमंद है इन सब देशों के लिए, तभी ये देश दुनिया पर राज कर पा रहे हैं, दुनिया को अपने हिसाब से चला पा रहे हैं। तो ये पूरा फंडा है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करना चाह रहा था। तो आज आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस किन लोगों को नवाज रही है। किसी दिन वीडियो लाऊंगा, बताऊंगा कांग्रेस ने किस तरह से गिने चुने बड़े बड़े एलिट क्लास के लोगों को ही पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण समय समय पर दिया है। कभी किसी बड़े पत्रकार को दिया जा रहा है, तो कभी किसी ऐसे प्रोफेसर को दिया जा रहा है जो लेफ्टिस्ट है, कभी किसी ऐसे बॉलीवुड वाले को दिया जा रहा है जो उसी तरह की फिल्में बना रहा है।
आजकल आप देखो पद्मश्री और पद्म भूषण कैसे लोगों को दिया जाता है, जो बुजुर्ग से हैं, जिनको आप जानते भी नहीं होगे, हम भी नहीं जानते। किसी ने पता चला जीवन काल में 8,000 पेड़ लगाए, किसी ने पता चला बच्चों को फ्री में पढ़ाया ज़िंदगी भर, किसी ने योग किया है कई साल तक। इस तरह के एमिनेंट लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन ये कांग्रेस क्या करती थी, उन लोगों को पुरस्कार देती थी जो उनका एजेंडा आगे बढ़ाते थे। प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर जाते थे हमारे देश के, तो ये बड़े बड़े पत्रकार उनके जहाज में सरकार के खर्चे पर बैठ के जाते थे, शराब पीते हुए और शॉपिंग करते थे विदेश में जाकर के। मोदी काल जब से आया तो मोदी जी ने मना कर दिया, कोई पत्रकार मेरे साथ नहीं जाएगा, केवल सरकार के 2 पत्रकार जाएंगे, वो भी सिर्फ उतना ही जाएंगे, काम करेंगे, आ जाएंगे। बाकी जिसको जाना है प्राइवेट न्यूज़ चैनल को, वो अपने खर्चे पे जाए। इसी बात से तो एक बड़ा पत्रकार वर्ग चिढ़ा हुआ है कि हमको घास क्यों नहीं डाल रहे। एक कालखंड ऐसा भी था इस देश में कि पत्रकार फ़ोन करके मिनिस्ट्री में बताते थे कि इस आदमी को इस चीज़ का मिनिस्टर बना दो, इस आदमी को इस पद पर रख लो। ऐसा होता था जी, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ 2012-13 की। तो इन लोगों को जो सिक्का पहले चलता था, अब कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, इसलिए चिढ़े हुए। तो ये बहुत गहरा नेक्सस है इस देश में। मैंने वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर एक वीडियो बना करके आज खुलासा किया था कि किस तरह से कश्मीर टाइम्स नाम का जो अखबार था, या जो अब न्यूज़ वेबसाइट बनाता है, खबरें डालता है, वहाँ पर AK-47 मिली है, कुछ बंदूकें मिली हैं, कुछ कारतूस मिले हैं। ये कश्मीर टाइम्स नाम का जो ये न्यूज़ आउटलेट है, किस तरह से कश्मीर को अलगाववाद की ओर लेकर के गया है समय समय पर, किस तरह की उसने हेडलाइंस पेश करी हैं। जब वहाँ पर ये सब मिल गया, SIA ने वहाँ पर रेड मार दी, उसके बावजूद भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो उसी का पक्ष ले रहे हैं, कह रहे हैं ये सब साजिश है, ये सब नहीं होना, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला है, डेमोक्रेसी पर हमला है। तब मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये पत्रकार हों, कुछ प्रोफेसर हों, फिल्म प्रोड्यूसर्स हों, या NGO वाले हों, ये सब मिल करके वह एक ही नैरेटिव चलाते हैं। यहाँ तक कि जो किताबें में हमें पढ़ाई गई हैं हिस्ट्री वगैरह की, तो वो भी इसी तरह के लेफ्टिस्ट लोगों ने लिखी हैं जो अपनी विचारधारा हम पर थोपना चाहते थे। इसलिए जब हम बात करते हैं मिडिवल एरा की, तो हमको और आपको मुगल के 4 राजाओं के नाम याद आते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे हिंदुस्तान के और कौन कौन से राजा थे। हम नहीं जानते साउथ में कौन कौन सी किंगडम थी। हमसे पूछे जाए भारत किस चीज़ से जाना जाता है, तो हमें ताजमहल याद आता है, क्योंकि वही पढ़ाया गया बार बार। हमें पता ही नहीं है साउथ में कौन कौन सी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिस पर आज भी शोध हो रहा है। तो हमारी जो अपब्रिंगिंग है, वो बचपन से ही हमें वही सिखाया, पढ़ाया, दिखाया गया है जो ये चाहते थे। वो तो शुक्र मनाइए सोशल मीडिया का, जहाँ सब कुछ ओपन हो गया तो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। शुक्र मनाइए मोदी सरकार आ गई जो चीज़ों को आने दे रही है, वरना आज भी हम किस गफलत में जी रहे होते कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे पाकिस्तान के लोग आज भी मानते हैं कि पाकिस्तान तो हजारों साल से था, उसे क्या पता कि 1947 में टूट के बना है। खैर ये सब बातें हैं, होती रहेंगी, मिलते रहेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।